1 पे इफेक्टिव होता है और जो लोअर हाफ है ये डायोड 2 पे इफेक्टिव होता है। मींस अपर हाफ की जो इंडक्शन है वो डायोड 1 से कंडक्ट होती है, डायोड 2 से ब्लॉक करता है। उस वक्त डायोड 2 लोअर हाफ की कंडक्शन को ब्लॉक करता है। जिस वक्त डायोड 2 लोअर हाफ की कंडक्शन को पास करता है तो डायोड 1 अपर हाफ की कंडक्शन को ब्लॉक करता है। ठीक है ना। और यूं आपके पास कॉइल के हाफ पोर्शन की का जो इंड्यूस वोल्टेज है वो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप के बाद RL पे अपीयर होता है। लेकिन साथ में जो फेनोमेना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिएगा, ये कॉइल, ये वोल्टेज था, यहाँ पर इंडक्शन हुई, इंडक्शन की वजह से ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये अपर हाफ कॉइल का इफेक्टिव था क्योंकि इसकी ये डायोड फॉरवर्ड बायस था, लोअर हाफ चूंकि ये डायोड रिवर्स बायस था इसलिए ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ये आउटपुट पे नहीं पहुंच सका। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा लोअर हाफ, ये जो डायोड 2 है, D2 जिससे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं जरा जूम इन कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, हेलो, आ रहा है? हेलो, यस सर नजर आ रहा है। तो ये ठीक है, ये देखिएगा डायोड 1 जो है जब जब अपर हाफ के इंडक्शन को क्या करता है, पास करता है और वो आउटपुट पे अपीयर होता है 0.7 ड्रॉप के बाद, जबकि लोअर हाफ, ये D2 जो है लोअर हाफ के इंडक्शन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसी तरह इस केस में आप देखेंगे D2 जो है लोअर हाफ के इंडक्शन को पास करता है 0.7 ड्रॉप के बाद, बाकी यहाँ अपीयर होता है, जबकि D1 अपर हाफ के इंडक्शन को ब्लॉक करता है। ठीक है। अभी जो ब्लॉक करता है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको अभी क्या बताया कि सिर्फ अपर हाफ के उसको ब्लॉक करता है। एक्चुअली ये सिर्फ अपर हाफ के इंडक्शन को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि लोअर हाफ के इंडक्शन भी इस तक पहुंच रहा है रिवर्स बायस में। तो इसलिए पीक इनवर्स की वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कॉइल के हाफ कॉइल के इंडक्शन के इक्वल नहीं होती है, फुल कॉइल के इंडक्शन के इक्वल होती है। बस उसमें से कितना 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका था। ठीक है ना। और ये फार्मूला हमारे पास, ये 1 मिनट, ये देखिएगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर देखिएगा ये वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7, ये फॉर्मूला आ गया था आपके पास, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7। या इसे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको पता है कि वीपी सेकेंडरी ट्वाइस ऑफ द आउटपुट प्लस 1.4 वोल्टेज के इक्वल होती है। क्यों कहा मैंने ट्वाइस ऑफ आउटपुट? इसलिए देखिएगा कि आपको पता है कि यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है वो सिर्फ हाफ कॉइल की वजह से आता है। ठीक है ना। तो आउटपुट वोल्टेज में 0.7 वोल्टेज आप ये ड्रॉप करें तो तब जाके हाफ कॉइल का वोल्टेज बनता है। फुल कॉइल का वोल्टेज कितना बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ आउटपुट प्लस दिस डायोड प्लस दिस डायोड, तो हो जाएगा 0.7 प्लस 0.7 1.4 वोल्ट। तो ये देखिएगा ट्वाइस ऑफ आउटपुट प्लस 1.4 वोल्ट है। ठीक है। ये तो वीपी सेकेंडरी हुआ है। जब ये वीपी सेकेंडरी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0.7 चूंकि कट हो रहा है यहाँ से, तो प्लस 0.7 रह जाएगा। ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर, यस यस। चलें ये एक न्यूमेरिकल देख लें। आपके पास यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर इस जो डी पार्ट में क्या पूछा गया, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 100 वोल्टेज का सिग्नल है। ठीक है ना। जब 100 वोल्टेज यहाँ पर प्राइमरी कॉइल पर आता है तो यहाँ पर सेकेंडरी पर आकर ये कितना हो जाता है, 50 वोल्टेज हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा? 50 वोल्टेज। इसलिए कॉइल्स का 2:1 का रेशियो है। अब 50 को फिर आप फर्दर डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, 25 वोल्टेज आता है, 25 अपर हाफ में, 25 लोअर हाफ में। तो 25 में से 0.7 आप माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 24.3 वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा। तो देखिएगा गौर से यहाँ पर ये देखिएगा वीपी सेकेंडरी 50, इसने 25 वोल्टेज आ गया और 25 वोल्टेज में से 0.7 आप माइनस कर दो, बाकी अपीयर होगा। पीक इनवर्स वोल्टेज के केस में क्या बताया था मैंने, 25 वोल्टेज ये, 25 वोल्टेज ये, कितना हो जाएगा? 50 वोल्टेज। 50 वोल्टेज 0.7 आप माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 49.3 वोल्टेज। ये देखिएगा पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, 49.3 वोल्टेज। ओके, यस सर। ठीक है। ये आपके पास आउटपुट है। ये देखिएगा ये इनपुट था। एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल तक जब पहुंचेगा ना तो वो 100 से 25 वोल्टेज हो चुका होगा, इसलिए कि नंबर 1 टर्न्स रेशियो है ना,
इसकी वजह से 150 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कॉइल आपको पता है टू बाइफर्केट हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो 50 वोल्टेज 25 वोल्ट यहाँ आ गया, 25 वोल्ट यहाँ आ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन वेव है, इनपुट वेव जो है, वो कितनी बनाई गई है? 25 वोल्ट बनाई गई है। और देखें गौर से क्या लिखा हुआ है, वी सेकेंडरी डिवाइड बाय 2, मीन्स ये सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है उसका हाफ है। ठीक है बेटा। इसमें से सर 0.3 जी बोले सर स्टूडेंट अलाउ कर दें। 0.3 जी कर रहा हूँ। 0.3 वोल्टेज ड्रॉप हो, 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 24.7। चूंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, देखेगा आपको फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज आपको मिल गया यहाँ पर। सही है, कोई कंफ्यूजन? हेलो। नो सर, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, देखिएगा पीरियड यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे खत्म होता है, ऐसे ही है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? यस सर, सही है। यस सर। वन टाइम पीरियड ये इतना है। अब हमें नहीं पता इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसने मेंशन की है न्यूमेरिकल में? मेंशन नहीं की, बिल्कुल भी मेंशन नहीं की। ठीक है। तो ये बताइए यहां पीरियड कहां तक जाता है? पीरियड यहां से स्टार्ट होता है, यहां खत्म होता है, या यहां खत्म होता है? सेकंड पर, यहां पर या यहां पर? सेकंड वाले पर सर, यहाँ पर। यहां पर जी। पीरियोडिक मोशन कब होती है? जब एक जैसा फेनोमेना रिपीट होना शुरू हो। रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा इंक्रीज करना शुरू हुआ, पीक तक गया, डिक्रीज करते हुए 0 हो गया, फिर से इंक्रीज करना शुरू हुआ। बेटा माइक म्यूट कर लें, किसी के पास से नॉइस आ रहा है। तो बताइएगा पीरियड यहां पे फिनिश हो रहा है, यहां पे फिनिश हो रहा है? सर फर्स्ट वाले में हो रहा है। फर्स्ट वाले पे हो रहा है, तो पीरियड यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब बताइए टाइम पीरियड आउटपुट का इनपुट के मुकाबले में कितना है? ट्वाइस है, हाफ है? हाफ। तो ये बताइए कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखूं, अगर मैं लिखूं F इज इक्वल टू 1/T, तो यहाँ की जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी, यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसका ट्वाइस होगी, हाफ होगी? फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होगी, टाइम की आउटपुट में या इनपुट में? आउटपुट की बात कर रहा हूँ बेटा। आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी। इनपुट की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उसका ट्वाइस हो जाएगी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्रिटिकल डिफरेंस है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वो ही रहती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उसका ट्वाइस हो जाती है। क्लियर? सर स्टूडेंट को अलाउ कर दीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट? सर ट्वाइस होती है या हाफ होती है? फ्रीक्वेंसी जब टाइम पीरियड हाफ होता है तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाती है। सही। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हाफ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब आया जी ब्रिज वेव, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। आमतौर पर ये ज्यादा यूज होता है। यहां पर 4 डायोड इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि आउटपुट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। वो क्या ना हो? हेलो? चेंज ना हो। अच्छा, अभी तक ये यहाँ पर मैंने आपको जो इवन सेंटर टेप फुल रेक्टिफायर पे जब समझाया, तो आपको ये बताया कि एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है, कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज होता है। ऐसे ही बताया कुछ मैंने, या ग्राउंड वोल्टेज होता है? इसी तरह से एक्सप्लेन किया ना। यानी कि एक्चुअली डायोड कब बायस होता है, क्वेश्चन ये है। आप ये कहेंगे डायोड बायस होने की कंडीशन क्या है? व्हेन, देखिएगा, V एनोड exactly equal to V cathode plus 0.7 वोल्टेज। यानी कि जब एनोड और कैथोड के वोल्टेज में 0.7 वोल्ट का डिफरेंस हो। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज ग्रेटर है। बता रहा हूं कि नहीं बता रहा?
इसका मतलब क्या है? Yes, sir. एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.5 वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज। इसी तरह मैं अगर इसको लिखना चाहूँ यूं भी लिख सकता हूँ, Vk इज इक्वल टू वी एनोड माइनस 0.7। दोनों में कोई फर्क है? नो सर। तो जब तक ये केस वैलिड रहेगा डायोड बायस होगा, और जब ये केस वैलिड नहीं होगा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये इस केस को एक मर्तबा और समझ लें। ये देखिएगा कहाँ गया जी, पीछे जाना पड़ेगा। ये यहां पर देख लें, दोबारा से लिख देता हूं मैं इक्वेशन, ठीक है। मैंने लिखा Vk इज इक्वल टू Va माइनस 0.7। अब ये बताइएगा यहां जो भी वोल्टेज था उसकी वजह से लेट्स सपोज कि यहां पर ये 1:1 रेशियो है, ठीक है। आपके समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कि लेट्स सपोज यहां पर क्या रेशियो है बेटा? 1:1 रेशियो है। इसका मतलब जो भी इनपुट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल पर आ जाएगा, बट यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। सही। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.5. एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज आपको डायोड के इस टर्मिनल पे यहाँ पर मिलेगा आपको V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.7। तो बात आ गई ना वही, Vk इज इक्वल टू V एनोड माइनस 0.7, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये तभी फॉरवर्ड बायस होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? D2 पे क्या आएगा? D2 पर भी, D2 पर करंटली D2 पर आ जाएगा इस वक्त माइनस V सेकेंडरी डिवाइड बाय 2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा प्लस V सेकेंडरी डिवाइड बाय 2 माइनस 0.7। अब बताइए ज्यादा वोल्टेज कहां पर है? कैथोड पर है। कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है, एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज है। रिवर्स बायस हुआ कि नहीं हुआ? यस। हुआ ना। तो सेम सर यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रही है या हाँ, कैलकुलेशन में? डायरेक्शन को देखिएगा। मैंने क्या कहा, लेट सपोज कि इसकी वजह से इंडक्शन कॉइल में यूं होती है, ठीक है। ये अपवर्ड इंडक्शन है। अब ये बताइएगा इस कॉइल पर तो ये अपवर्ड इंडक्शन फिट बैठ रही है, अपर हाफ पे फिट बैठ रही है ना। सोर्स है, सोर्स में करंट जो है ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल जाता है। लेकिन यहां पर क्या बैठ रही है? यहां पर तो ये बैठ रही है, यानी कि अपर हाफ में ग्राउंड से टर्मिनल की तरफ वोल्टेज जा रहा है, यहां पर क्या है? ग्राउंड की तरफ आ रहा है। यानी कि यहां फ्लो है। सोर्स में हमेशा क्या फ्लो बनता है? देखिएगा इधर मैं बता देता हूं। अगर ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ओके, ये मैंने ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? ग्राउंड कर दिया। समझिए ग्राउंड दोनों जगह पर आ गया। जब करंट फ्लो करेगा करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। अब गौर से देखिएगा, अगर मैं दोनों अलग अलग ग्राउंड लगा दूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। और यहाँ क्या है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर डायरेक्शन सीधी बन रही है, सीधी बन रही है ना, इसलिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी बन रही है, इसलिए ये डायोड रिवर्स बायस। ओके, इसी तरह यहां पर आएगा। कंफ्यूजन खत्म। अब आपको ब्रिज रेक्टिफायर पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। आ जाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये देखिएगा बेटा, अब ये बताइए कि जो करंट है वो आपकी बाइक नहीं है कि आप जिस तरफ मोड़ना चाहें मुड़ जाएं। वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हुए चलता है। किसको देखते हुए चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को। जहां फॉरवर्ड बायस होता है उस तरफ मुड़ जाता है, जहां रिवर्स बायस होता है उस तरफ नहीं मुड़ पाता, ठीक है। अब आपके पास ये प्राइमरी कॉइल है,
ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। यहाँ कोई सेंटर टेप कनेक्शन कोई भी नहीं है ना। यहाँ जो भी वोल्टेज होता है वो सारा का सारा यहाँ इंड्यूस हो जाता है, ऐसे ही है। ये टर्मिनल, इसका कॉइल का अपर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। किसके लिए? इस पीक के लिए, ठीक है ना, इस पल्स के लिए। ये जो पल्स है ना, पॉजिटिव पल्स है, इसके लिए ये पोलैरिटी बनती है। इस पोलैरिटी के मुताबिक जब आप यहाँ पर आते हैं तो एक डायोड का कैथोड है, दूसरे डायोड का एनोड है। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है? ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से घूम घाम के जब आएगा तो यहाँ का जो वोल्टेज है, ये ग्राउंड है ना, इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं। ये दोनों टर्मिनल क्या है? कनेक्टेड है। तो यहाँ का वोल्टेज मेरे पास स्क्रीन पे जो आप काम कर रहे हैं वो शो आपके साथ ये हो रहा है। क्या हो रहा है? देर Yes, से sir. शो हो रहा है, देर से शो हो रहा है। सर आपको से कर्सर दिख नजर तो नहीं आ है, रहा। आप जो कर्सर या कोई समझा रहे हैं वो मतलब पॉइंट आउट नहीं हो रहा। अच्छा चलें, अब देखिएगा, अब हो रहा है। ये सर अभी दोबारा वो समझा दीजिए, पहले समझ में नहीं आया आप कहाँ चले समझा मैं रहे कर देता हूँ। एक्चुअली वो जूम इन का इश्यू होता है, जब आपने पूरी तरह जूम इन नहीं किया होता ना। अब सही है। अब देखिएगा, कर्सर नजर आ रहा है? ये सर चले, तो ये ज्यादातर ये इश्यू मोबाइल यूजर्स के साथ होता है। तो ये देखिएगा, मैंने कहा कि ये इनपुट वेव है, यहाँ दो पीक हैं, दो पल्सेस हैं, एक पॉजिटिव पल्स है, एक नेगेटिव पल्स है। पॉजिटिव पल्स में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो नेगेटिव पल्स में क्या बनती है? ये बनती है। करंटली जो कौन सी पल्स यहाँ पर इफेक्टिव है? पॉजिटिव पल्स। इसकी वजह से ये इंडक्शन हुई। पॉजिटिव पल्स में प्लस माइनस दोनों कॉइल फेज में, तो करंट की डायरेक्शन ये बन रही है। इसके मुताबिक इस डायोड पर देखिएगा, इसका एनोड है और इसका कैथोड है। अब बताइए यहाँ पर क्या बन रहा है? कैथोड वोल्टेज इज हायर देन एनोड वोल्टेज, और यहाँ क्या बन रहा है? एनोड वोल्टेज इज हायर देन कैथोड वोल्टेज। तो डायोड कौन सा फॉरवर्ड बायस होता है? D1 फॉरवर्ड बायस होता है। अब जरा लोअर साइड से जाकर देख लेते हैं। लोअर साइड से जब हम देखते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं? ऑब्वियसली जाहिर है कि ये जो टर्मिनल, इसका वोल्टेज इससे क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? नेगेटिव है ना, ड्रॉप होगा। तो यानी कि आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू -6 हो तो ड्रॉप होके क्या हो जाएगी? -0.5 हो जाएगी। तो ये बताइए कि आपको तो यूं लग रहा है कम हो रही है, लेकिन एक्चुअली पोलैरिटी वाइज वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। -5 इज ग्रेटर देन -6। ये तो जानते हैं कि नहीं जानते आप? ये सर। तो इसी तरह यहाँ पर जो भी वोल्टेज था कैथोड पे अपीयर हुआ, ऑब्वियसली ड्रॉप होगा ना। तो यहाँ जो भी था 0.7 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ -6 था तो यहाँ पर -5.3 हो जाएगा। तो ये क्या बनता है? फॉरवर्ड बायस बनता है, रिवर्स बायस बनता है? फॉरवर्ड। यहाँ पर देखते तो क्या बनेगा? जो भी वोल्टेज है कैथोड पर उस पर हायर होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -5.3 होगा, क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? हेलो, रिवर्स। इसका मतलब ये है कि जब करंट यहाँ आता है तो उससे वो पता चलता है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। जैसे यहाँ आता है तो उसे पता चलता है कि ये डायोड रिवर्स बायस्ड है। तो उसके पास यही रास्ता बचता है। यहाँ से वो ग्राउंड पर आ गया, इट मीन्स ये यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। अब जैसे डायोड यहाँ पहुंचता है, गौर से देखिएगा। हाँ, बोले बेटा। स्टूडेंट्स को अलाउ कर दो कि बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके। अब बताइएगा, जैसे यहां पहुंचता है तो दोनों डायोड क्या दिख रहे हैं? उसको बजाहिर क्या दिख रहे हैं? फॉरवर्ड बायस। सर हाँ बोले। सर कर्सर अभी भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ रहा है? सर नजर आ रहा है, लेकिन जो आप चीज पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे आप समझा रहे हैं Yes, sir. यहाँ पर देखिए। आप या मैंने कहा करके। अच्छा चले देखिएगा, चले मार्क कर देता हूँ। असल में पहले से एरो लगा हुआ है ना, ये मैं ये कर देता हूँ। ये करंट यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ पहुंचा। अब ठीक है? यस सर। अब बताइए, जब यहाँ पहुंचता है तो D3 और D2 बजाहिर क्या दिख रहे हैं? दोनों फॉरवर्ड बायस दिख रहे हैं। बजाहिर तो जिसको ये पता हो कि भाई अगर करंट एनोड से इन होगा तो कैथोड से आउट होगा, तो उसके लिहाज से यहाँ क्या दिख रहा है? दोनों फॉरवर्ड बायस दिख रहे हैं। यहाँ पर वाज़ेह फर्क था। एक पे एनोड से इन हो रहा था, कैथोड से हमेशा आउट होता है। आप कह रहे थे दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज रिवर्स। यहाँ पर भी रिवर्स क्लियर था, लेकिन यहाँ आके क्या लग रहा है? दोनों एक ही जैसे हैं।
तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है? जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ से पहुंचते हुए यहाँ पहुंचेंगे, ऑब्वियसली यहाँ का कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो चुका होगा, कुछ यहाँ ड्रॉप हो चुका होगा, यही होगा ना। जब यहाँ पहुंचेंगे तो हम यहाँ खड़े होकर क्या कहेंगे? ये लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ दिस इज पॉइंट बी, क्या कह देता हूँ? दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी। यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी ए। यहाँ का वोल्टेज क्या है? वी बी। यहाँ का वोल्टेज क्या है? बी सी। बी सी। तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे? वी सी इज लेसर देन वी ए। यस सर। इसलिए कि 0.7 से भी जाहिर है 0.7 यहाँ ड्रॉप हुआ, बाकी यहाँ ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। तो 0.7 से तो ज्यादा ही कम है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इत्तेफाक से देखें लिखा इस तरह से गया, दोनों लेसर दिख रहे हैं। दोबारा लिख देता हूँ हटा के, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर ने लिखा क्या है, ऐसे ना। ये ले जी, मैं फिर से लिख देता हूँ। मैंने लिखा वी सी इज लेसर देन, अब ठीक है, वी ए। यस सर। तो इसलिए ये डायोड D3 क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस्ड। क्या हो जाएगा? रिवर्स D3 वाला रिवर्स हो जाएगा। हाँ D3। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ V2 तो वैसे नेगेटिव है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि हमें पता है कि यहाँ पर आके कम नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? कम नेगेटिव हो जाता है, यानी कि लेसर पॉजिटिव, लेसर नेगेटिव। तो उस केस में यानी कि लेसर पॉजिटिव होने की वजह से इससे कम हो गया, लेसर नेगेटिव होने की वजह से इससे बड़ा हो गया। यस। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हम दूसरी तरफ हम कहेंगे वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। तो ये डायोड क्या बन रहा है? D2 क्या बन रहा है? फॉरवर्ड बायस। यस सर। यानी कि बजाहिर कनेक्शन में दोनों क्या दिख रहे हैं? फॉरवर्ड बायस दिख रहे हैं। जिसको ना समझो वो क्या कहेगा? D3 भी फॉरवर्ड बायस है, D2 भी फॉरवर्ड बायस है। लेकिन जब आप एक्चुअली वोल्टेजेस की वैल्यू को इमेजिन करेंगे या कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, ड्रॉप को, तो तब आपको पता चलेगा कि नहीं, D3 क्या है? रिवर्स बायस है, और D2 क्या है? फॉरवर्ड बायस है। क्लियर? यस सर एक दफा और बता दें, नहीं हुआ क्लियर। नहीं हुआ क्लियर? तो यहां देखिएगा मैंने क्या बताया। यहां पर जब ये करंट आता है तो आपको बजाहिर क्लियर दिख रहा है कि एनोड वोल्टेज यानी कि VA इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट, VA इज ग्रेटर देन दिस पॉइंट। ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। 0.7 यहां ड्रॉप हुआ, बाकी कुछ यहां ड्रॉप हुआ, और 0.7 बच गया क्योंकि अभी डायोड ने वोल्टेज ने एक डायोड और क्रॉस करना है। तो जब यहां पहुंचते हैं तो हमें पता है कि यहाँ का जो वोल्टेज है उससे हम क्या कहेंगे? अगर मैं इक्वेशन लिखकर दिखाऊं आपके सामने, क्या लिखकर दिखाऊं? इक्वेशन लिखकर दिखाऊं VB की इन टर्म्स ऑफ VA, मैं दोनों लिखकर दिखाऊंगा, VB इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB इन टर्म्स ऑफ VC। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा VB इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? सबसे पहले हम कहेंगे VA माइनस 0.7 माइनस VR। ये दोनों वोल्टेजेस इसमें से माइनस कर दें, बाकी जो बचेगा वो यहां पर मिलेगा। सही कहा गलत कहा? ठीक है सर। यार ये लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज, यहां पर भी वोल्टेज बनेगा ना। आपने फार्मूला जब करंट फ्लो करता है, आप ये तो जानते हैं। लिख देता हूं VR, एक मिनट, VR इज इक्वल टू क्या है आपके पास? I इंटू RL। अब ठीक है? यस सर। तो ये देखिए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। सारे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दीजिए। अच्छा, कर देते हैं बेटा। कितने हैं? 2 लोग। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मैंने कहा कि यही VB वोल्टेज में रिप्रेजेंट करूंगा किस फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ VC। क्या करूंगा मैं? इन टर्म्स ऑफ VC। तो यहां पर मैं लिखूंगा VB एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.7, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ऐसे ही होगा। एनोड है। वीबी क्या है यहाँ पर? वीबी एनोड है। अच्छा। वीबी एनोड है, वीसी कैथोड है D2 के केस में। बट मैं इससे पहले बता चुका हूं कि वीसी का वोल्टेज क्या है? लेसर है देन वीबी। यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए कि वीबी तो क्या है, पहले से बेचारा नेगेटिव है। इसमें अगर 0.7 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लेस नेगेटिव हो जाएगा ना, लेसर नेगेटिव। जो लेसर नेगेटिव है वो ग्रेटर होता है, यानी कि आप कहते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -3 या -2 इज ग्रेटर देन -2.7। अब ठीक है, आपके पास -3 था, +7 उसमें ऐड कर देंगे 0.7, कितना बन जाएगा? -2.3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। तो बस ये सब अब क्लियर हुआ। ओके सर। देखिए अब सेम यहां पर वही केस उल्टा करके लगा दें, यहां आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये पीक थी, ये पल्स था, पूरा पास हो गया, यहां पर आउटपुट पर आ गया, ये पल्स अनइफेक्टिव। इसके बाद ये पल्स इफेक्टिव हुआ, ये भी पूरा पास हो गया, तो फुल वेव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? यस सर। अच्छा, ये जो आपके पास रेक्टिफायर है, यहां पर आपको आउटपुट में क्या नजर आ रहा है? नंबर 1, पूरी सेकेंडरी कॉइल इफेक्टिव हो रही है। ठीक है। नंबर 2, 2 डायोड रास्ते में आ रहे हैं। इसका मतलब है जो ड्रॉप हो रहा है वो 0.7 नहीं हो रहा, बल्कि 0.72 टाइम्स ड्रॉप हो रहा है, तो 1.4 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे V आउटपुट विल बी V सेकेंडरी डिवाइड बाय 2। नहीं करना पड़ेगा आपकी बार? करना पड़ेगा? बताइए, क्या मुझे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपकी बार? नो सर, आई थिंक -1.4 वोल्टेज। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें यह दिख रहा है कि ड्रॉप अब की बार ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? पिछली बार सेंट्रल टेप में ड्रॉप कितना हो रहा था? जस्ट 0.7 वोल्टेज। कितना ड्रॉप हो रहा था? 0.7। जस्ट 0.7। वाई? इसलिए कि सिर्फ एक ही डायोड रास्ते में आ रहा था, ऐसा ही था ना? यस सर। तो यहां पर रास्ते में कितने डायोड आ रहे हैं जो फॉरवर्ड बायस में? 2। डायोड आ रहे हैं। तो 2 डायोड फॉरवर्ड बायस आने की वजह से 0.7 एक पे ड्रॉप होगा, 0.7 एक पे ड्रॉप होगा, तो वी सेकेंडरी जितना भी होगा उसमें से 1.4 वोल्टेज माइनस हो जाएगा, बाकी यहां पर आएगा। ओके, इसलिए आप फॉर्मूला देखेंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्टेज। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? इक्वेशन देख लेना आपने। अच्छा, अब दूसरी बात, यहां कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें? हेलो? नो सर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उन डायोड्स को जो फॉरवर्ड बायस होते हैं। किनको डिस्कस कर रहे थे? इस केस में हमारे पास थे D1 D2, और इस केस में क्या था हमारे पास? D3 D4। दोनों ही केस में देखें, जब D1 D2 फॉरवर्ड बायस होते हैं तो D3 और D4 रिवर्स बायस होते हैं। इसी तरह जब D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस होते हैं तो D1 एंड D2 रिवर्स बायस होते हैं। तो जिस तरह हमने सेंट्रल टेप में देखा था कि ये जो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है, ये इन दोनों डायोड्स पर भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? रिवर्स बायस में होता है ना? हेलो? यस सर। इसका मतलब ये है कि ये जितना भी सेकेंडरी वोल्टेज था, इसमें से आप 1.4 वोल्टेज ड्रॉप कर दें। क्या कर दें? बाकी जो बच गया वो इन दोनों डायोड पर रिवर्स बायस में अप्लाई हो रहा है।
दोनों डायोड्स पर रिवर्स बायस में अप्लाई हो रहा है, बट डायोड दो हैं तो लोड क्या हो जाता है, बट जाता है। डायोड क्या है, दो है ना, तो लोड क्या हो जाता है, बट जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर रिवर्स बायस आपके पास, लेट सपोज कि यहाँ 100 वोल्टेज था, यहाँ 100 आ गया, 100 में से आपने क्या कर दिया, 1.4 वोल्टेज माइनस कर दिया, 99 वोल्टेज आ गया। अब 99 वोल्टेज पूरा का पूरा एक डायोड पर नहीं आएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 45 वोल्टेज दोनों एक एक डायोड के हिस्से में आएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कम हो गया कि नहीं हो गया पहले के मुकाबले में? हेलो, सेंट्रल टेप में देखिएगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही थी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज। कितनी आ रही है? हेलो, यस सर। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यही आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है, अगर आप थोड़ी देर के लिए 1.4 वोल्ट को इग्नोर कर दें तो जाहिर है वो आधा आधा ड्रॉप हो जाएगा, आएगा ना। यस सर। तो यानी कि यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल है, वहां पर फुल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल है। तो बताइए ज्यादा सेफ कौन सा है? ये है, क्योंकि यहां डायोड पे पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कम रहती है और ब्रेकडाउन से बहुत कम रहती है। डायोड के डैमेज होने का खतरा बिल्कुल, यानी कि जो सेफ्टी के पॉइंट है उसे देखें ना, तो 50% डबल हो जाता है। अगर आप कॉइल पीक को देखें, वो जो डायोड कर्व आपने देखी थी, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। लेट सपोज के ये आपने यूं देखा था, ऐसे था ना? हेलो, यस सर। अब अगर आपके पास लेट सपोज के ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, दिस इज वीबी वोल्टेज, वीबीआर, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज इतना आ जाता है तो ये पूरा पीक इनवर्स वोल्टेज है। अगर इतना आ जाता है तो ये पूरा पीक इनवर्स वोल्टेज है। किसके केस में? सेंट्रल टेप के केस में, ठीक है। और ब्रिज वाले केस में क्या है, अगर ये सेकेंडरी वोल्टेज है तो पीक इनवर्स वोल्टेज ये बनता है। कितना कम हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज से बहुत दूर दूर रहेंगे, डायोड के डैमेज होने का चांस बहुत कम होगा, ठीक है ना। डायोड पे लोड भी कम आएगा पीक इनवर्स रिवर्स बायस के केस में, तो डायोड की लाइफ बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? डायोड की लाइफ बढ़ जाएगी। ये है ना कि अगर आपको ओवरलोड कर दिया जाए, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर सही लोड दिया जाए, काम दिया जाए, तो क्या होता है, आप थकते नहीं है ज्यादा। एग्जाम्स के दिनों में बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो थक जाते हैं कि नहीं थक जाते हैं? जाहिर है कि आपकी स्टडी करने का, लेट सपोज कि आपका जो स्टेमिना है वो 2 आवर्स का है और आपको 6 आवर्स पढ़ने के लिए दिए जाए, तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, बुरी तरह थक जाएंगे, तबीयत भी खराब हो सकती है। यस सर। तो इसी तरह डायोड में यहाँ पर हीटअप रिवर्स बायस वोल्टेज जब ज्यादा होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा होता है, तो इनके डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। जब कम होता है तो खतरा कम होता है। तो जब ये, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर की लाइफ ज्यादा होती है। हालांकि यहाँ एक तरफ से देखा जाए ड्रॉपेज क्या है, ड्रॉप वोल्टेज 1.4 0.7 वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन डायोड की सेफ्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रिज वे रेक्टिफायर वोल्टेज का ये एडवांटेज है। ये देखिएगा आगे इक्वेशन आ जाएगी पीक इनवर्स वोल्टेज की, मैंने पहले समझा दिया, इन लोगों ने थोड़ा सा देर से समझाया। ये देखिएगा बेटा, पीक, अच्छा वीपी आउट की टर्म्स में बता रहा है, यहाँ पर इसके टर्म्स में बता रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो मैंने यही कहा था ना कि उसमें से 1.4 वोल्टेज आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही इनवर्स पे अप्लाई होगा। लेकिन एक मिनट, ये 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, वीपी आउट 0.7 वोल्टेज, ठीक है,
ठीक, this is VP out, VP secondary minus 1.4 वोल्ट। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ बेटा ताकि इक्वेशंस प्रॉपरली दिखें। एक चीज मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैंने आप लोगों को in terms of secondary, एक बात मैंने आप लोगों को लगता है थोड़ी सी क्या बता दी, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, बनता तो उतना ही है, आउटपुट वोल्टेज अच्छा ओके, ये लिखा हुआ है द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ द ब्रिज डायोड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द सेंटर टेप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये देखिएगा नजर आ रहा है? हेलो, Yes, sir. कि Yes, sir. the peak inverse voltage rating of the bridge diode is less than that of required for the center tape configuration. If the diode drop is neglected, the bridge rectifier requires diode with half of the peak inverse rating of those in the center tape. ये इन्हें टोटल पीक इनवर्स बताया हुआ ना, टोटल तो इतना ही बनता है, लेकिन वो चूंकि दो डायोड्स हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के हिस्से में डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये मैं ग्रीन से कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको क्लियर नजर आए। इफ द डायोड ड्रॉप is neglected, the bridge rectifier requires diodes with half of the peak inverse rating of those in the center tape rectifier for the same output voltage. ठीक है, क्योंकि मैंने हाफ का कहा था ना, तो फार्मूला यहाँ हाफ दिखा नहीं रहा, ये टोटल पीक इनवर्स वोल्टेज की बात बता रहा है, लेकिन चूंकि डायोड दो हैं तो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है भाई, हेलो, यस सर, ठीक है। चलें, पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ पर इसने दिखाया भी हुआ है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, जाहिर है कि ये जो रिवर्स बायस है उन पे क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो ये फार्मूले में भी जरा 2 से डिवाइड करके दिखा दे तो किस्सा तमाम हो। अच्छा, बस फार्मूले में वो डिवाइड करके नहीं बता रहा, वो टोटल पीक इनवर्स वोल्टेज बता रहा है। क्या बता रहा है वो, हेलो, ये जो इक्वेशन है ये टोटल पीक इनवर्स वोल्टेज बता रही है, ठीक है ना। अब टोटल पीक इनवर्स वोल्टेज क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसी डायोड पर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या बताया हुआ है कि ब्रिज रेक्टिफायर के केस में पर डायोड जो वोल्टेज आएगा वो हाफ आएगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल टेप रेक्टिफायर। ठीक है, आगे यानी कि समझाने के लिए मैं आपको यूं समझा देता हूं, अगर और आपको अभी भी डाउट है तो मैं समझा देता हूं। आपको डाउट है किसी को? मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं हुई कुछ लोगों को। देखिएगा इधर। यस सर, यस सर, सही कह रहे हैं। इसलिए कि आप लोग यस नहीं बोलते ना, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ अभी कंफ्यूजन है। यस सर। तो ये देखिएगा बेटा, ये एक बैटरी है, ये मैंने डायोड लगा दिया रिवर्स बायस में। अगर ये बैटरी 6 वोल्टेज की है तो यहाँ कितना आएगा, 6 वोल्टेज। अगर ये 12 वोल्ट की है तो यहाँ कितना आएगा, 12 वोल्ट। सही है, यही होगा ना, जो सोर्स वोल्टेज होता है वो पूरा अप्लाई। अगर मैं यहाँ पर 2 डायोड लगा दूं तो क्या ये 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो जाएगा? यस सर। सर कर्सर शो नहीं हो रहा आपका।
अब हो रहा है, देखिएगा। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर ये बैटरी है, 2 डायोड साथ में रिवर्स में लगे हुए, अगर ये 6 वोल्टेज है तो ज़ाहिर है 6 वोल्टेज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना बेटा। ऑब्वियसली 2 हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 12 वोल्ट देंगे तो वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, आधा इस पर आएगा, आधा इस पर आएगा। अब ठीक है, क्योंकि दोनों डायोड रिवर्स बायस्ड हैं तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। अब यहाँ तो चूंकि डीसी है, फुल टाइम ही क्या रहता है, फुल टाइम ही मैक्सिमम रहता है। अच्छा, इसको दूसरे सेंस में देखना चाहिए तो आप यूं देख लें, ये और क्लियर हो जाएगा। मेरे माइंड में एक और डायग्राम आ गया, अब तो मेरे ख्याल में डाउट रहना नहीं चाहिए। ये है इनपुट एसी सोर्स वोल्टेज, ये 2 डायोड लगा दिए हमने। क्या लगा दिए बेटा, डायोड लगा दी। अब ये जो केस है, ठीक है ना, ये देखिएगा, जब आपके पास पॉजिटिव पल्स आएगा तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। ये होता है ना, ये क्या है, पीक वोल्टेज है कि नहीं है। तो यह क्या, ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पीक वोल्टेज, जिसको आप नाम देंगे PIV। तो क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाएगा, हर डायोड के हिस्से में कितना आएगा, हाफ हाफ आएगा, जो भी होगा आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। और अगर नेगेटिव पल्स आएगा, ये वाला पल्स आएगा, तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, 1.4 वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब बताइए, कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं हुआ। टोटल वोल्टेज देखिएगा, अभी भी यहाँ पर कितना है, पीक इनवर्स वोल्टेज, टोटल वोल्टेज एग्जैक्टली इस वोल्टेज के इक्वल है, ये नजर आ रहा है ना। बट अगर पर डायोड देखेंगे तो आपको पता है कि वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसीलिए यहां लिखा हुआ है द डायोड ड्रॉप इज इफ द डायोड ड्रॉप इज नेग्लेक्टेड द ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्स डायोड विथ half of the peak inverse voltage rating of those in a central tape rectifier for the same output। अगर दोनों रेक्टिफायर सेम आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोनों आउटपुट, यानी कि लेट सपोज, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये डायोड है, ये सर्किट है, यहाँ पर आपने 100 वोल्टेज का इनपुट दिया, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आ जाएगा 98.6 वोल्टेज। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा, यही आएगा ना। 1.7 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, 0.7 यहाँ ड्रॉप होगा, तो बाकी कितना आ जाएगा, ये 100 वोल्टेज है पूरा का पूरा, यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। इसमें से 1.4 वोल्टेज माइनस कर दो, बाकी सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब यही केस में लेकर चलता हूं सेंटर टेप पर। ये सर्किट है, तो कंडीशन क्या थी, आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए। आपके पास बेटा 200 इनपुट वोल्टेज है, यहां पर कितना आ जाएगा, 100 वोल्टेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। 50-50 डिवाइड हो जाएगा, 50-50 डिवाइड हो जाएगा। आउटपुट पर आपके पास आ जाएगा 49.3 वोल्टेज। कॉइल पर कितना है, 100 वोल्टेज। तो ये बताइए कि पीक इनवर्स कितना आ रहा है, पीक इनवर्स आ रहा है 100 माइनस 0.7, कितना आ रहा है बेटा, 99.3 वोल्टेज। यही आएगा ना। फॉर्मूला आपने देखा था पीक इनवर्स का, क्या था, पीक इनवर्स का फॉर्मूला था आपके पास, ये तो न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला था Vp सेकेंडरी माइनस 0.7। ये देखेगा 100 वोल्टेज था, 0.7 माइनस कर दिया, 99.3 वोल्टेज आ गया। और आउटपुट दोनों जगह पर, सॉरी ये तो उल्टा, आउटपुट यहाँ पर बेटा, एक मिनट, यहाँ पर फिर कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 200 वोल्टेज आएगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तब जाके यहाँ पर, यानी कि 100 वोल्टेज यहाँ पर, 100 वोल्टेज यहाँ पर। अब यहाँ पर आके अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्टेज आएगा। तो ये तो मैंने आपको सॉरी गलत बता दिया था, यहाँ पर तो तकरीबन 199.3 वोल्टेज आएगा। सॉरी, कितना आएगा,
सर टोटल वोल्टेज तो 400 था ना। इनपुट वोल्ट यहाँ कंडीशन क्या थी? आउटपुट सेम होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए? इनपुट की कंडीशन सेम नहीं थी। आउटपुट यहाँ कितना आ रहा है? 100 वोल्टेज। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? सर आउटपुट में 100 में से 0.7 माइनस नहीं होंगे? मैंने अप्रोक्सीमेटली कर दिया ना। ओके सर। आउटपुट कितना आ रहा है? 100 वोल्टेज। तो यहाँ कितना बन रहा है? अप्रोक्सीमेटली 200। कितना बन रहा है? अप्रोक्सीमेटली 200। यानी कि 100 पे 200 आ रहा है। अब आ जाते हैं फुल वेव पर। ये सर्किट डायग्राम कहाँ था? ये था ना। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 100। कितना आ रहा है? आउटपुट कितने? अप्रोक्सीमेटली 100। तो पीक इनवर्स कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 100। यानी कि अगर दोनों सर्किट, एक तरफ सेंटर टेप रेक्टिफायर हो, सेंटर टेप ब्रिज एक तरफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर हो, दूसरी तरफ ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर हो, और दोनों 100 वोल्टेज का आउटपुट जनरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? दोनों 100 वोल्टेज का आउटपुट जनरेट कर रहे हो। क्या कहा मैंने? इनपुट नहीं, आउटपुट। अगर दोनों सेम आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रहे हो, तो उस केस में जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ब्रिज रेक्टिफायर पे तो उतना ही होगा जितना कि आउटपुट वोल्टेज है, जबकि सेंटर टेप पे ट्वाइस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज होगा। कितना होगा? ट्वाइस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ये मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से याद आ जाए। ये देखिएगा, अब है ट्वाइस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। सर ट्वाइस कहाँ होगा? सेंटर टेप पे। अगर आप एक लड़के के पास जो रेक्टिफायर का सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है, दूसरे के पास क्या है? सेंटर टेप है, और दोनों कह रहे हैं कि भाई हमने 100 वोल्टेज का आउटपुट जनरेट करना है। कितने का जनरेट करना है? हेलो, 100 वोल्टेज का आउटपुट जनरेट करना है, 100 वोल्टेज का। तो जिसके पास ब्रिज रेक्टिफायर है वो इनपुट भी 100 लेगा, बाकी ड्रॉप्स इग्नोर कर दो तो आउटपुट भी 100 मिल जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज भी 100 ही बनेगा। ठीक है। जिसके पास सेंटर टेप होगा उसे 200 वोल्टेज चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 200 इनपुट वोल्टेज चाहिए होगा एटलीस्ट। सेकेंडरी में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही ना। सेकेंडरी में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ये देख लीजिएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तब जाके उसको आउटपुट पे 100 वोल्टेज मिलेगा। और आपको पता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के इक्वल होता है, तो ट्वाइस हो गया आउटपुट का। ठीक है, हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता दें नहीं समझ में आ रहा तो। हेलो, यस सर। मैं रिपीट कर दूंगा, बता दें अगर समझ में नहीं आया तो। यस सर, एक बार रिपीट कर दें। चले, ये देखिएगा बेटा, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पर आपको 100 वोल्टेज चाहिए, अगर यहाँ पर आपको 100 वोल्टेज चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बता रहा है? फॉर्मूला बता रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। बता रहा है कि नहीं बता रहा? अगर आपको आउटपुट 100 वोल्टेज होगा तो पीक इनवर्स कितना बनेगा? 200। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे। अगर आपको यहाँ पर 100 वोल्टेज चाहिए, ये वी आउट लिख लेता हूं मैं, फॉर्मूला भी होगा, ये देखिएगा, वी आउट कितने? 100 वोल्टेज, यही है ना। तो वीपी सेकेंडरी तकरीबन कितना होगा? 100 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इग्नोर कर दें, 1.4 को कह दें कि वीपी सेकेंडरी भी 100 है, वी आउट भी 100 है। अब जरा पीक इनवर्स की बात करें, ये पीक इनवर्स का फॉर्मूला वी आउट का इक्वल ही है ना। अगर आप 0.7 को इग्नोर कर दे तो इक्वल है कि नहीं है? यस सर, इक्वल है। यानी कि यहाँ पर अगर आप जितना आउटपुट वोल्टेज उतना ही पीक इनवर्स वोल्टेज, किसमें? ब्रिज रेक्टिफायर में। और वहां पर क्या है? जितना आउटपुट वोल्टेज उसका ट्वाइस पीक इनवर्स वोल्टेज। सही है। दोनों फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर। एक फार्मूला है PIV इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आउटपुट वोल्टेज
प्लस 0.7, दूसरी तरफ है वीपी आउटपुट प्लस 0.7। बताइए ये सेंटर टेप का है, ये ब्रिज रेक्टिफायर का है, तो पीक इनवर्स ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ होगा ना, ट्वाइस ऑफ आउटपुट वोल्टेज है। यही बात यहाँ लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट की है। या तो आप ये कहें कि यहाँ पर पीक इनवर्स, यहाँ पर पीक इनवर्स इसका ट्वाइस होगा, दूसरा को ये कह सकता है कि यहाँ पर पीक इनवर्स इसका हाफ होगा। दोनों बातों में इनवर्स रिलेशन बनेगा सर। हाँ इनवर्स बनेगा। ठीक, ठीक है, आगे चलें भी। तो आपको ये भी समझ में आ गया। इसके बाद ये एक अदद न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये इसकी बुक की ये बड़ी अच्छी वो प्रैक्टिस है राइटर की, ऑथर की। ये जब भी कुछ समझाता है टॉपिक, उसके फौरन बाद एक एग्जांपल देता है ताकि आप समझ जाएं। नजर आ रही है सबको? ये देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है और क्या पूछा गया है, determine the peak output voltage for the bridge rectifier assuming the practical model. What peak inverse voltage rating is required for the diode? डायोड के लिए पीक इनवर्स रेटिंग कितनी होगी? आपने 120 वोल्टेज का इनपुट दिया, 1:1 का रेशियो था, तो ये देखिएगा। अच्छा ये सॉरी, ये आरएमएस वोल्टेज है बेटा। कौन सा वोल्टेज है? जी एक मिनट, पीक इनवर्स वोल्टेज यहाँ देखिएगा, ये 120 वोल्टेज है। कितना बेटा? अच्छा ये गलती हो गई, यहाँ देखिएगा क्या होगा इससे, ये 12 वोल्टेज है, गलती से यहाँ 0 लग गया। न्यूमेरिकल में 12 वोल्टेज बता रहा है। सॉरी सही कर, देखिएगा इधर इसने क्या बताया यहाँ पर, द ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड टू हैव अ 12 VRMS secondary voltage for the standard of 120 across the primary. अच्छा देख लेते हैं, VP secondary. Determine the peak output voltage for the bridge rectifier in FIP. ठीक है, assuming the practical model, what peak IV rating is required for the diode? The transformer is specified to have a 12 वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज। ये भी आपके पास बेटा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, एवरेज होता है ये भी, ठीक है ना। सेकेंडरी वोल्टेज, ओके 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 ओके। अच्छा इसने बताया कि सेकेंडरी यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा ना, वो 12 वोल्टेज आरएमएस बनेगा। अब ये मैं आपको बता दूं फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा इधर, वी पीक इज इक्वल टू वी आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय 1.414, ये फार्मूला होता है। यानी कि इसको उर्फ आम में लिख दें, Vp इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय VRMS। अब ठीक है, हेलो हेलो सर ऊपर वाला फॉर्मूला रिपीट कीजिएगा। ये वो फार्मूला है, मैंने √2 की वैल्यू लिख दी है। √2 किसके इक्वल होता है? 1.414 के इक्वल होता है ना, √2 1.414 यस सर, ठीक है। लिखा। अब ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया कि सेकेंडरी कॉइल में आरएमएस वोल्टेज कितना होना चाहिए? 12 वोल्टेज। तो फिर पीक, यहाँ पर तो आपको पीक वोल्टेज चाहिए होता है, कैलकुलेशन में क्या चाहिए होता है? पीक वोल्टेज चाहिए होता है ना। तो हमने इसलिए 12 वोल्टेज 12 वोल्टेज आरएमएस से क्या निकाला? वीपी सेकेंडरी पीक वोल्टेज निकाला। तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये देखिएगा, वीपी सेकेंडरी पीक इज इक्वल टू 1.414 इंटू VRMS। 17 वोल्टेज आता है। कितना वोल्टेज आता है बेटा? 17 वोल्टेज आता है। तो आउटपुट कितना बन जाएगा? 17 वोल्टेज माइनस 1.4, 15.6 वोल्टेज आता है। और पीक इनवर्स कितना बन रहा है? पीक इनवर्स बन रहा है यहाँ पर 15.6 प्लस 0.7, तो ये बन रहा है आपके पास 16.3 वोल्टेज। तो जो डायोड की रेटिंग्स होगी, जो डायोड की रेटिंग होगी वो 16.3 वोल्टेज की नहीं होगी, वो आपके पास हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं, 16.3 वोल्टेज ही होगी, सॉरी वही रहने दें। सेकेंडरी में उसने बताया कि क्योंकि यहाँ पर कॉइल पे डबल वोल्टेज होता है। ओके ठीक है भाई। यस सर।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये पावर सप्लाई, फिल्टर एंड रेगुलेटर। जब आप वोल्टेज को रेगुलेट क्या करते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं, तो इससे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उसमें अभी तक क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, रिपल्स होते हैं। रिपल्स मीन वेरिएशन इन वोल्टेज। ये देखना है वेरिएशन इन वोल्टेज कहाँ गया है, ये देखिएगा जब ये मिनिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जीरो से मैक्सिमम हुआ, फिर वापस मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर वापस मिनिमम। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी है, एक दिन कुछ नहीं कमाता, एक दिन 1000 कमाता है, तो वेरिएशन कितना आया उसका, 1000 ही आया ना। अगर आदमी एक दिन 1000 कमाता है, एक दिन 500 कमाता है, एक दिन 1000 कमाता है, एक दिन 500 कमाता है, तो वेरिएशन कितना आया, जस्ट 500। और अगर एक दिन 1000 कमाते हैं, दूसरे दिन 700, 1700, वेरिएशन कितने का है, 300। तो यहाँ वेरिएशन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो वेरिएशन है ये कहलाता है एसी बिहेवियर। क्या कहलाता है ये, एसी बिहेवियर कहलाता है। तो डीसी में क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डीसी में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब हमें डायरेक्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन तो खत्म हो गया। ये देखिएगा यहाँ पर क्या था, ये डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी, यहाँ क्या बन गई, ये डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया ना। चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। लेकिन अब आगे देखिएगा, इसके बाद ये आप आगे, ये इसने बता दिया कि आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर था, आपने ये वेव दी, ये मिल गया, ये वेव दी, क्या मिल गया, ये मिल गया। यहाँ रिपल्स बहुत ज्यादा है, रिपल्स मीन वेरिएशन, रिपल्स वोल्टेज मीन वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम वेरिएशन है, क्योंकि जीरो से पीक तक का वेरिएशन है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे फिल्टर लगाना पड़ेगा, जो क्या कर देगा, वेरिएशन को कम कर देगा। वो जीरो से पीक को कम करके पीक माइनस समथिंग तो पीक कर देगा। यानी कि जिस तरह मैंने बताया था ना कि अगर ये 0 है और ये 1000 है, तो वेरिएशन कितना है, 1000 का। यहाँ पर क्या है, अगर ये 1000 है और ये आपके पास 700 है, तो 300 का वेरिएशन आ गया, कम हो गया ना वेरिएशन। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पर रिपल वोल्टेज कम हो गया, रिपल फैक्टर कम हो गया। प्योर डीसी में रिपल फैक्टर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, हेलो, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब रिपल वोल्टेज 0 होगा तो रिपल फैक्टर खुद ब खुद 0 हो जाएगा। आपको पता है कि ये रिपल फैक्टर किस चीज से खत्म करते हैं, कोई बहुत बड़ा सर्किट होगा इसके लिए। देखिएगा रिपल फैक्टर का काम, फिल्टर का काम करता कौन है, जस्ट वन कैपेसिटर, सिर्फ एक अदद कैपेसिटर जो है ना, यही फिल्टर का काम करता है। अब आप इमेजिन करें कि ये फिल्टर का काम करता कैसे, क्या, नंबर 1 ये फिल्टर का काम करता कैसे है, यहां समझाया गया है। ये देखिएगा, ये आपके पास ये पीक पॉजिटिव पल्स है, पॉजिटिव पल्स अभी पूरी अप्लाई नहीं हुई। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे आपको पता ना कि कैपेसिटर है, आप अगर आपके पास ये एक अदर बैटरी है, ये साथ में कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये बैटरी वोल्टेज वेरिएबल है। अगर आप इसका वोल्टेज 0 करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, आप इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है। बीच में मैं एक अदर डायोड लगा देता हूँ ताकि कैपेसिटर बैटरी से के थ्रू डिस्चार्ज ना हो। क्या ना हो, हेलो, डिस्चार्ज ना हो। आप यहाँ 0 वोल्टेज करेंगे, 0 हो जाएगा। आप यहाँ 1 वोल्टेज कर देंगे, यहाँ बढ़ जाएगा। 2 वोल्टेज कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.3 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 4.3 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर 10 वोल्टेज कर देंगे, यहाँ 9.3 हो जाएगा। जब आप इसे कम करेंगे, 10 से आप इसे 9 करेंगे, तो यहाँ पर 9.3 ही रहेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता इस बात से। हो सकता है, हेलो हेलो। चलें, एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को नहीं दिया, पहले वो देता हूँ। एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। क्या होता है, सर
आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। चलें मैं आप लोगों को, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक। ये तो जानते हैं ना आप लोग, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं। जो देता है वो सोर्स, जो लेता है वो क्या कहलाता है? सिंक। ऐसे ही होता है ना? फिजिक्स में पढ़ा था ये। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ा था, आप पढ़ लेंगे यहाँ पर भी कि जो सिग्नल देता है वो सोर्स होता है, जो सिग्नल लेता है वो सिंक होता है आपके पास। ठीक है ना? यानी कि डाटा जहां से आता है वो सोर्स है, डाटा जहां जाता है वो सिंक है। तो करंटली जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं उस वक्त सोर्स कौन होता है? बैटरी। सिंक कौन होता है? कैपेसिटर। सिंक कौन होता है? हेलो? कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर होता है। चलें अब ये 1 मिनट आप लोग समझ जाएंगे। एक ये बैटरी है, एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है। अब ठीक है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है भाई? और ये तीनों टर्मिनल को मैंने नीचे से कनेक्ट कर दिया। ये आगे मैंने एक अदद कैपेसिटर लगा दिया और ये हर एक का स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? हर एक बैटरी का स्विच लगा हुआ है। स्विच। इनिशियली कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा? 0 वोल्टेज। जब मैं 6 वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करूंगा तो यहाँ कितना वोल्टेज आ जाएगा? 6 वोल्टेज, चार्ज हो जाएगा 6 वोल्टेज। इसके बाद मैं 6 वोल्टेज की बैटरी का स्विच को क्या कर दूंगा? डिस्कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ से स्विच ऑफ कर दूंगा। कोई भी स्विच कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा? 6 वोल्टेज। ऐसे ही ना? जैसे मैं 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ज्यादा वोल्टेज किसका है? कैपेसिटर का या बैटरी का है? बैटरी क्या? बैटरी। बैटरी का है ना, क्योंकि 6 वोल्ट तो हट गई है। तो ये बैटरी उसे फर्दर चार्ज करेगी। कितना चार्ज करेगी? 6 वोल्टेज और चार्ज करेगी, यहां तक कि यहां पर 12 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही है? उसके बाद चार्ज नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? इस बैटरी को भी हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो 12 यहां पर 12 वोल्ट ही रहेगा। अब जैसे मैं 24 वोल्ट कनेक्ट करूंगा तो जाहिर है यहाँ 24 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट, कैपेसिटर फर्दर चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा? 24 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही है? अब मैंने ये बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दी। क्या कर दी? बैटरी है डिस्कनेक्ट कर दी। अब अगर मैं दोबारा 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूं, चार्जिंग होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना, पहले से भी 24 वोल्टेज है, चार्ज कहां से होगा? चलें मैं 24 वोल्ट की बैटरी हटा देता हूं, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर 24 वोल्टेज तक चार्ज है। अब अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा, क्या होगा? बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी या कैपेसिटर बैटरी को चार्ज देगा? बैटरी बैटरी को चार्ज देगा। इसलिए कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वही देता ना कम वाले को। कभी ऐसा देखा है कि अमीर को गरीब आदमी करा दे? गरीब को अमीर देता है ना। तो जिसके पास ज्यादा वोल्टेज है, जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, वो सोर्स होता है, जिसके पास कम होता है वो सिंक होता है। तो आपको क्या नजर आ रहा है ये बैटरी, लेकिन इसके मुकाबले में ये जो कैपेसिटर है ये सोर्स बन चुका है, ये सिंक बन चुका है। आगे समझ में? तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कब तक डिस्चार्ज होगा? जब तक इसका वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं हो जाता। जैसे 12 होगा दोनों बराबर हो जाएंगे, अब डिस्चार्जिंग रुक जाएगी। आपने इस बैटरी को वापस डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब आपने ये बैटरी कनेक्ट की, क्या होगा? फर्दर डिस्चार्जिंग होगी कि नहीं होगी? होगी ना, 6 वोल्टेज तक हो जाएगी। तो सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कि जिसके पास ज्यादा वोल्टेज होता है वो सोर्स होता है, जिसके पास कम होता है वो सिंक होता है। ठीक है? अब आते हैं वापस अपने सर्किट पर। ये देखिएगा इधर बेटा, अब इन्होंने बीच में डायोड लगाया हुआ ताकि इस पाथ से डिस्चार्ज ना हो, इस पाथ से डिस्चार्जिंग हो सकती है। शुरू में ये टाइम है, t0 है, यहां पर भी 0 वोल्टेज, यहां पर भी 0 वोल्टेज। जैसे टाइम बढ़ता है, आगे बढ़ता है, यहाँ वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है तो यहाँ पर भी चार्जिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। जब तक यहाँ वोल्टेज बढ़ता जाता है यहाँ पर भी चार्जिंग बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है
तो ये क्या इसके मुकाबले में सोर्स का रोल प्ले कर पाता है? फिर आगे बताइए। हेलो, ये कैपेसिटर को कब तक चार्ज कर पाया? जब तक इसका वोल्टेज इससे ज्यादा था। जैसे इसका वोल्टेज इससे, क्योंकि ये पीक तक चार्ज आया, ये भी पीक तक चार्ज हो गया, पीक माइनस 0.7 वोल्ट लगा लें, ठीक है ना। अब जैसे ये डिक्रीज होना शुरू होगा तो ये इसका वोल्टेज ज्यादा है इसके मुकाबले में, ये इसको तो चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बीच में डायोड लगा हुआ है जो रिवर्स बायस करता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिएगा, जैसे इनपुट वोल्टेज ड्रॉप करना शुरू होगा, 0 तक जाएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा और वापस, तब तक ये कैपेसिटर जो है ये क्या होता रहेगा? ये डिस्चार्ज होता रहेगा। क्या होता रहेगा? हेलो, क्या होता रहेगा बेटा? डिस्चार्ज होता रहेगा। अब अगर ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू छोटी होगी तो कैपेसिटर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर बड़ी होगी तो देर से डिस्चार्ज होगा। सही का गलत का? अगर आरएल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो देर से डिस्चार्ज होगा, कम करेंगे तो जल्दी डिस्चार्ज होगा। सही कहा गलत का? हेलो, सर हाँ बोले। सर नमाज का टाइम हो गया। सर आज के लिए इतना रख दें। यस सर। ये पूरा कर लें या ये नेक्स्ट क्लास पे छोड़ दें? सर ये Next नेक्स्ट class क्लास में छोड़ देते हैं, वैसे भी चलें ठीक, खाना रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास सही है सर, बेटर रहेगा। चलें ठीक, ओके। सर नेक्स्ट वीक से तो इतिकाफ है। अब बेटा आप एहतिकाफ सर क्लास होगी नेक्स्ट वीक में। दिन में तो वैसे जितने भी मुतफिक, जितने भी एहतिकाफ वाले हैं दिन में तो सोते हैं। यस सर। मोबाइल अलाउ? यस सर, अलाउ नहीं होगा। रात को जागते हैं ना, रात को जागते हैं, इबादत करते हैं, दिन में तो कोई भी नहीं करता, सब सो रहे सर होते हैं। मोबाइल अलाउ नहीं है ना इतिकाफ में। सर ये कैसे हो सकता है? क्लास लेंगे। पूरे दिन होते हैं। हाँ चले, वो थोड़ा सा वाकई सही कह रहे हैं, दुनिया माफिया से आप बेखबर हो जाते हैं। कौन सर बैठ एक रहे थे? क्लास ही तो है। एक क्लास ही है। चलें, कौन कौन बैठ रहे थे आप? सर नियत करी हुई है, इंशाल्लाह सर, नियत बैठेंगे। की हुई है, बात करने जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, तो फिर आपको रिकॉर्ड